हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसे वन शॉट वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगा, सिखाऊंगा और यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फार्मूलों की ही बात हो रही होगी। जो फालतू के फार्मूले हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है वो मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर में आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध क्या होता है? संबंध को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन, ठीक है। रिलेशन जो होता है, अगर आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है और ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो रिलेशन होता है वो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे या तो फिर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा। इससे बाहर का कुछ भी सेट संबंध नहीं बना सकता, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। तीन संबंध होते हैं जनरली, तीन प्रकार के संबंध, उसी पर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? सिंपल भाषा में खुद का संबंध खुद के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, ठीक है, 1 2 3, तो जितने भी सेट के पास जितने भी मेंबर होते हैं, तीन मेंबर है तो तीनों का खुद के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण लिया ना, एक संबंध दिया है, सेट ले लिया मैंने 1 2 3, तो इसमें तीन अवयव है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है। तो ये संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध है। सममित क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी किसके साथ होता है? ए के साथ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक सेट है जो कि है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3, मैंने संबंध लिया है 1 2 2 1 1 1 2 2, तो अगर इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ इसमें नहीं है। तो ये आपका सम्मित स्वतुल्य संबंध तो नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य संबंध ये वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं सम्मित की बात करूं, देखो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ है ना तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। 1 का 2 के साथ है तो 2 का भी 1 के साथ है, तो ये संबंध क्या है? सम्मित संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसमें सभी का होना अनिवार्य नहीं है। अगर ए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 1 3 होता तो 3 1 का भी होना चाहिए था। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कैसे वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। संक्रामक क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सेट है और उनमें से मैंने तीन पद लिए हैं ए बी सी, आपने क्या लिया? तीन पद लिए हैं, तो क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी पे खत्म हुआ तो बी से शुरू हो रहा है, बी का संबंध सी के साथ है, तो क्या होता है? ए का संबंध भी सी के साथ होना अनिवार्य होता है। अगर आ जाता है तो उस संबंध को हम संक्रामक कहेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिया 1 2 3 और एक संबंध ले लिया मैंने 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 और 1 3। देखो यहाँ पर देखो, 1 का 2 के साथ है, 2 पे खत्म हुआ, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ है क्या इसके बीच में? बिल्कुल है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ तुल्यता संबंध की हम बात करेंगे। तुल्यता संबंध क्या होता है? अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक तीनों हो तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है ना, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। और आपको पता है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध ये एग्जाम में आता ही आता है, 100% गारंटी के साथ आता ही आता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगला जो टॉपिक है तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग क्या होता है? अगर कोई संबंध तुल्यता है और हमारे पास उस संबंध से संबंधित कोई सेट है और उसका हमने एक मेंबर ले लिया, कोई एलिमेंट ले लिया, सदस्य ले लिया, और वो सदस्य दिए गए संबंध के अनुरूप सभी शर्तों को अगर मान लेता है, ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यता वर्ग कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। इसको समझने के लिए बेहतर होगा कि आप एक क्वेश्चन करें, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे, जो कि हमने प्रश्नावली 1.1 में ऑलरेडी करा रखी है। सभी प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा रखी है, वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सूत्रों की बात हो रही है, मैं कोई चीज़ें आपको सिखा नहीं रहा हूँ, है ना, सूत्र वाला वीडियो है।
फलन क्या होता है? फलन क्या होता है? एक मैपिंग होती है, जो कि अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, मतलब खाली नहीं है, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, एफ के द्वारा किसी नियम अथवा संबंध द्वारा ए का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी रूप में बी से जुड़ा हुआ है, तो एफ ए से बी का एक फलन कहलाता है। ठीक है, फलन भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें नोट रखने वाली दो बातें हैं, एक फलन है और एक फलन नहीं है। क्या ये फलन नहीं है? क्यों नहीं है ये फलन? कभी भी एक इनपुट दो या दो से ज़्यादा आउटपुट अगर दे रहा है तो वो कभी भी फलन नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति संभव नहीं है, ये कभी आपका फलन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इनपुट एक सेम आउटपुट दे सकते हैं, तो ये फलन है और ये वाला फलन नहीं है। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। एक नोट है जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, प्रत्येक फलन जो होता है एक संबंध होता है, बिना संबंध के हम कोई फलन नहीं बना सकते। तो प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो या निश्चित नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम फलन के प्रकार की बात करेंगे। जनरली जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एकाकी और आच्छादक फलन। ठीक है, तो एकाकी फलन मैंने आपको परिभाषा के द्वारा नहीं समझा, चित्र के द्वारा समझा है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इसके बीच में आपका मैपिंग लग रहा है। इसके अंदर है 1 2 3 मैंने ले लिया। देखो एकाकी में क्या होता है, एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है। ये 1 आपका ए दे रहा है, ठीक है, तो 2 आपका ए नहीं दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी फलन। जैसे 2 यहाँ पर बी दे रहा है, 3 यहाँ पर सी दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, अद्वितीय आउटपुट मिल रहा है। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है, अगर फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर लेते हैं तो हमारा x1 और x2 आपस में क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। या फिर अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो फंक्शन x1 और फंक्शन x2 भी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये चीज़ अगर हम दिखा देते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ये एकाकी है। ठीक है, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम x1 x2 लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, सेट ए से लेते हैं। अगर फंक्शन ए से बी में जा रहा है तो x1 और x2 कहाँ से लिया जाएगा, ए से लिया जाएगा। बहु एकाकी फलन क्या होता है कि जैसे ये ए ने भी 1 दिया, इस बी ने भी 1 दिया, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट अगर सेम आउटपुट दे रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अगर इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहु एकाकी फलन कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं मैनी वन। ठीक है, आच्छादक क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कहते हैं उसको। सिंपल समझिए आच्छादक को, अगर आपके पास ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, इसके अंदर आपका मैपिंग जा रहा है, तो इस बी के अंदर जितने भी अवयव होंगे, बी बोले तो सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव होंगे सभी का प्रतिचित्रण आपको इस प्रांत में मिल रहा होगा। ठीक है, सबका प्रतिचित्रण मिलता है। जैसे बी के अंदर जितने भी अवयव होंगे ना, सभी का प्रतिचित्रण आपको कहाँ मिलना चाहिए, प्रांत में। ठीक है, अगर किसी का भी छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होगा। जब जब आच्छादक होता है तब तक एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रेंज होता है और जो कोडोमेन होता है वो बराबर होते हैं। यहाँ पर जो आपका सह प्रांत होगा ना, वही आपका क्या होता है, परिसर भी होता है। तो ये खासियत होती है आच्छादक फलन की कि उसमें ना जो परिसर होता है वही उसका क्या होता है, सह प्रांत होता है। किसी भी फंक्शन में अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा परिसर है वही हमारा सह प्रांत है, तो वहाँ पर पक्का 100% आच्छादक फलन होगा ही होगा। ठीक है, अब अगला है अंतःक्षेपी फलन। क्या होता है, इनटू मैपिंग। क्या होता है कि जैसे ये ए सेट है, ये सेट बी है, ये मैपिंग है, तो बी के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिचित्रण मिल रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर। जैसे ये 6 है ना, इसका प्रतिचित्रण यहाँ मिला ही नहीं है ए में, सबका मिला, एक का छूट गया। अगर एक का छूट जा रहा है सबका मिल रहा है तो उसे हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, इनटू मैपिंग कहते हैं। अगर बहुत सारे का छूट जा रहा है तब तो वो इनटू मैपिंग नहीं होगा।
तो उसे हम आच्छादक फलन नहीं कहेंगे, वो कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है उसको, ठीक है, उसका नाम नहीं होता कुछ। आप ये जानते ही होंगे, क्या जानते होंगे कि अगर आपके पास एक फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ये ए सेट है, ये सेट बी है, तो इस सेट के जितने भी हमारे इनपुट हैं, जैसे ये 1 2 3 4 ये इनपुट है, तो सारे जो इनपुट होते हैं उसे हम प्रांत कहते हैं। प्रांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डोमेन। और जो आउटपुट मिला, 1 रखने पे मुझे ए मिला, 2 रखने पे मुझे बी मिला, 3 रखने पे मुझे सी मिला और 4 रखने पे मुझे ई मिला, ये जो आउटपुट का कलेक्शन होता है, आउटपुट का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? परिसर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। और ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, ये पूरा जो सेट बी है, इसे हम क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए से बी में जा रहा है, और ये जो फंक्शन है वो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अगर कोई हमारे पास फंक्शन है जो कि ए से बी में जा रहा है और वो फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है, तो हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं, तो ही जाके व्युत्क्रमणीय फलन होगा। अगर एकाकी और आच्छादक में से कोई भी एक मना करता है ना, तो उस फलन का कभी भी हम व्युत्क्रमणीय फलन नहीं निकाल सकते। अगर ये जो फंक्शन है एकाकी और आच्छादक दोनों है, तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा? एफ इनवर्स, एफ की घात में -1, वो क्या होगा? बी से ए में जा रहा होगा, उल्टा हो जाएगा, बी से ए में जाएगा। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड सूत्र। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं। नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो सबसे पहला ये टेबल आपको याद रखना है। प्रांत तो याद हो या ना हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी परिसर की। परिसर के बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है, और कॉस इनवर्स का भी -1 से 1 होता है। लेकिन अगर परिसर की बात करें, साइन इनवर्स का क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कॉस इनवर्स का क्या होता है? 0 से π होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। जो मुख्य मान होते हैं वो इस इंटरवल के बीच में ही होने चाहिए। अगर इस इंटरवल से बाहर का आता है तो हमें तोड़ के जोड़ के इसी इंटरवल के बीच में लाना पड़ता है, ठीक है। टेन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्या r होती है, और जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में, ठीक है। किसमें? ओपन इंटरवल में। उसके बाद हम बात करते हैं कौशिक इनवर्स x। कौशिक इनवर्स में क्या होता है? जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है। साइन का जो होता है वो होता ही होता है, और क्योंकि कौशिक क्या होता है? 1/sin। साइन का मान, साइन अगर x का मान 0 रख देते हैं तो उससे परिभाषित नहीं होता है ना। तो -π/2 से π/2 तो होता है, उसमें बस 0 नहीं होता है। सेक का भी वही सिस्टम है, कॉस का होगा 0 से पाई, और इसमें बस क्या नहीं होगा? π/2 नहीं होगा। और कॉट इनवर्स का परिसर क्या होता है? 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल में। तो ये चीज़ आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। इस पर बेस्ड मुख्य मान में भी आ जाएगा, और कभी कभी इन्हीं पे क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी एक फंक्शन दे देगा कॉस इनवर्स, बोलेगा कि बताओ इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अगर आपको ये याद होगा तब तो आप कर पाओगे। इन फॉर्मूले पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, तो फॉर्मूले से क्वेश्चन भी हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो रट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक फॉर्मूला है, जब हम मुख्य मान निकालते हैं और थीटा का मान अगर नेगेटिव में आता है तो हमें चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो 3 फार्मूला देखो मैंने इधर रखे हैं एक जैसे, और 3 फार्मूला मैंने इधर रखे हैं एक जैसे। जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन इनवर्स थीटा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। और अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा हो तो वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा हो तो वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ जाइएगा। और पीडीएफ के साथ साथ इन चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखिए। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। उसके बाद देखो, साइन इनवर्स बाहर हो अंदर साइन हो तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, थीटा आ जाता है। थीटा तभी आएगा जब ये जो कोण है वो इस
के रेंज के बीच में हो। अगर साइन है ना, तो अगर -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब जाके आएगा। अगर इस रेंज से बाहर आएगा तो थीटा नहीं आएगा, फिर तोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर कॉस इनवर्स, कॉस किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। टेन इनवर्स से टेन हटा, थीटा बचा। कॉशेक इनवर्स से कॉशेक हटा, थीटा बचा। सेक इनवर्स से सेक हटा, थीटा बचा। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, थीटा बचा। उसी तरीके से साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉशेक इनवर्स x। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इन फॉर्मूलों पे। इस साल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और ये हर बोर्ड एग्जाम में आता है। ये नहीं कि सिर्फ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसा नहीं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह। कॉश इनवर्स 1/x क्या होता है? शेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स x। या फिर कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है? टेन इनवर्स x। शेक इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉश इनवर्स x। कॉशेक इनवर्स 1/x क्या होता है? साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। उसके साथ साथ आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। x हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होता है? π/2 होता है। कॉशेक इनवर्स x प्लस शेक इनवर्स x का मान क्या होता है? π/2 होता है। उसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट के अंदर 1 - y² प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 - x²। अब यहाँ प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो बस यहाँ जो प्लस था उसकी जगह बस क्या कर दो? माइनस कर दो। एक के साथ दूसरा याद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री। उसके साथ कॉस वाला याद करोगे। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स x गुणा y माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x² गुणा 1 - y²। अगर प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो बस यहाँ नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी दोनों सूत्र सेम टू सेम। ठीक, वैसे ही टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 - xy। अब प्लस है तो अब माइनस कर दोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। एक के साथ एक फ्री। ठीक है, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और टू टेन इनवर्स x किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स 2x बट्टे में 1 - x² होता है। यह भली भांति जानते होंगे। अब आते हैं आव्यूह में। आव्यूह में उतना सूत्र वगैरह तो है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इधर आपको पता है आप इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। रो बोले तो पंक्ति और कॉलम बोले तो स्तंभ। ठीक है, कोटि निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? रो इंटू कॉलम। उदाहरण के तौर पे मैंने ये मैट्रिक्स लिया, इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो कोटि क्या होगी? रो इंटू कॉलम, 2 गुणा 3। 6 मत कर देना, अवयव पूछेगा तो 2 गुणा 3 कितना होगा? 6 अवयव होगा। किनके देखो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मुझसे बोले A21 क्या है, मतलब दूसरे रो का पहला अवयव क्या है? ठीक है, ये हमारा होता है A11, ये A12, A13, ये आपका A21। A21 कितना है? 4 है। ये आपका है A22, ये आपका A23। ओके, उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली तो पता ही होगा, अवयव का जोड़ घटाना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। संगत पद जुड़ते हैं, संगत पद आपस में घटते हैं। अवयव का जोड़ और अवयव का घटाना आप तभी कर सकते हो जब कोटि समान हो। कोटि क्या हो? समान हो। अगर दो अवयव को मुझे जोड़ना है या दो अवयव को मुझे घटाना है तो उनको मैं तभी जोड़ सकता हूँ या तभी घटा सकता हूँ जब उनकी कोटि समान हो। ठीक है, और अगर गुणा करना है, ठीक है, अगर गुणा करना है तो अगर हमारे पास दो अवयव है, एक अवयव A है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक अवयव है B जिसका ऑर्डर है p क्रॉस r, तो इसकी गुणा तभी हो सकती है जब इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में क्या हो? बराबर हो। A गुणा B तभी संभव है जब n और p आपस में क्या हो? बराबर हो, तो ये भी संभव है। और जो ए बी आएगा उसका कोटि क्या होगा? यहाँ से स्टार्टिंग से m बचा और यहाँ से आखिर से क्या बचा? r बचा। तो ए बी की जो कोटि होगी वो क्या होगी? m क्रॉस r होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होता है? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4, तो इसका जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज A'। इसमें कुछ नियम है, जैसे अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है उसका आपने एक बार ट्रांसपोज किया, उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो A के बराबर आ जाता है।
कोई मैट्रिक्स है, आपने उसको एक के से गुणा किया और टोटल का ट्रांसपोज ले लिया, तो किसके बराबर होता है? के इंटू ए का ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव। ए प्लस बी है, उसका डैश निकालना है, तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। ए गुणा बी है, टोटल का डैश निकालना है, तो किसके बराबर होगा? बी डैश गुणा ए डैश के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे सममित अवयव क्या होता है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ए डैश निकाला, और वो फिर से ए के बराबर आ गया, अगर ए डैश ए के बराबर आता है तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। यानी कि ए आई जे किसके बराबर होता है? ए जे आई के। विषम सममित में क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका आपने क्या निकाला है? डैश निकाला है, तो वो माइनस ए के बराबर आता है। ए आई जे किसके बराबर होता है? माइनस ए जे आई के बराबर होता है, उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। और अगर आपके पास एक कोई वर्ग अवयव है ए, तो उसे आप सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इन नोट्स पे क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर होता है सारणिक ए गुणा आई के। उसके बाद एडजॉइंट ए का अगर सारणिक मुझे निकालना है तो सारणिक ए की पावर n माइनस 1 होता है। और उसके बाद एडजॉइंट ए गुणा बी निकालना है तो किसके बराबर होगा? एडजॉइंट बी गुणा एडजॉइंट ए के। ये कुछ रिजल्ट हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, 2 नंबर में 1 नंबर में। ठीक है, तो ये आपको आता होगा। फिर बात करेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव की, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो जब उसका सारणिक का मान क्या हो? 0 ना हो। और ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? चैप्टर नंबर 3-4 में मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, जाके आप देख सकते हैं। मैं सूत्र समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताने लग रहा हूँ इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ। ठीक है, सारणिक आप जानते ही हैं। अगर दो सारणिक क्या होता है? सारणिक एक वर्ग अवयव होता है जो एक आंकिक मान देता है। सारणिक क्या होता है? एक वर्ग अवयव है जो हमेशा अपना एक आंकिक मान देता है। जैसे अगर हमारे पास वर्ग अवयव 2 ऑर्डर का है, तो इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, 2 पंजे 10 माइनस 3 चौके 12, 8 आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 ऑर्डर का हो, तो आपको पता है प्रसार करने के लिए ये वाला चिन्ह प्लस का होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। R1 के सापेक्ष प्रसार कैसे कहते हैं? इसको छुपाएंगे, पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे, ये बचा 5 6 8 9 लिख दिया मैंने। फिर नेगेटिव, ये 2 है, यहाँ आ जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 4 6 7 9 4 6 7 9। फिर यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 4 5 7 8। फिर इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ। ये सब तो आपको आता ही होगा, है ना? ऐसे हम करते हैं। उसके बाद इस पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जनरली 1 नंबर में, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो अवयव है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n है, वर्ग अवयव होता है। ठीक है, तो n जैसे 3 क्रॉस 3 होता है ना, 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2। तो अगर 3 क्रॉस 3 है तो n का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n क्रॉस n कोटि का वर्ग अवयव है, तो के कोई कांस्टेंट है, उससे आपने गुणा किया है सारणिक में, और फिर उसका क्या निकाल रहे हो? सारणिक निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। तो क्या होता है? k की पावर n। जैसे अगर 3 होगा ना, तो k की पावर 3, और जो भी सारणिक है, जो भी मैट्रिक्स है, उसका सारणिक की गुणा हो जाती है। ठीक है, आई समझ में? 1 नंबर पे आता है एग्जाम में हर साल। सारणिक की मदद से आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। अगर त्रिभुज ABC है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसको प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा त्रिभुज का। नेक्स्ट, अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी अवयव का मान, किसी अवयव के सारणिक का मान 0 आता है, कौन से अवयव? वर्ग अवयव, तो अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा, उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? जैसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी अवयव किसी सारणिक का मान, किसी वर्ग अवयव का मान
सारणिक का मान नॉन जीरो आता है तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आ जाते हैं नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में। अगर आपके पास a गुणा b है और उसका आप सारणिक निकालते हो तो किसके बराबर होता है? सारणिक a इंटू सारणिक b के। a गुणा b का इन्वर्स किसके बराबर होता है? b इन्वर्स गुणा a इन्वर्स। इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में, 5 नंबर का। और एडजॉइंट a है और उसके अगर सारणिक निकालते हो तो क्या होता है? सारणिक a की पावर n-1। इस पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का हर साल। ठीक है, ये इस पे 5 नंबर का आता है, इस पे 1 नंबर का आता है हर साल। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल मिलेगा, 5 नंबर 8 नंबर में, कि आपको एक्स वाई जेड करके 3 समीकरण दिखेगा, दे देगा और बोलेगा कि एक्स वाई जेड का मान निकालो। तो क्या होता है, हम मैट्रिक्स बनाते हैं, एक्स 22 बनाते हैं और ए एक्स किसके बराबर होता है? 22 के बराबर होता है। हमें एक्स निकालना है तो ये ए इधर आके क्या होता है? ए इनवर्स गुणा बी। और आप जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है, 4.5 में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पूरा मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना है, हो सकता है कि इन्हीं नोट्स पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। अगर किसी सारणिक का मान नॉन जीरो है तो वो क्या देगा? अद्वितीय हल देगा। तो वो क्या देगा? अद्वितीय हल देगा। अगर सारणिक का मान जीरो आ जाता है और आप एडजॉइंट ए निकालते हो और उसके 22 से आप उसको गुणा करते हो, ठीक है ना? 22 आप जानते क्या होता है? जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है तो ये 2 हमारा 22 है। तो जो इधर होते हैं उनको मिलाते हैं ना, उन्हें 22 बोलते हैं। सब पढ़ा रखा है, आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। अगर एडजॉइंट ए और बी को गुणा करते हैं वो भी जीरो आ जाता है तो अनंत हल होते हैं उस स्थिति में। अगर सारणिक ए हमारा जीरो है और एडजॉइंट ए गुणा बी कर रहे हैं और वो नॉन जीरो आ जा रहा है तो कोई हल नहीं होता उस स्थिति में। ठीक है, तो कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, या फिर इन कंडीशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5, सातत्य तथा अवकलनीयता पर। अगर हमें किसी बिंदु पर किसी फलन की हमें क्या चेक करनी है? सातत्यता चेक करनी है तो क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तब जाके वो फलन क्या कहलाएगा? उस बिंदु पर सतत कहलाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है कि जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उससे कम के लिए फंक्शन पर हम देखते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसके जो प्रश्न है 5.1 प्रश्नावली आपको मिलेंगे और एक प्रश्न आपके एग्जाम में बड़े नंबर में 5 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। 5 नंबर में भी आएगा और एक नंबर में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, RHL का ये सूत्र होता है और फंक्शन ए निकालने का डायरेक्ट ये सूत्र होता है। कुछ रिजल्ट है, अगर आपके पास 2 फंक्शन है, f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है, और ये दोनों फलन आपस में मतलब दोनों फलन सतत हैं। अगर 2 फलन सतत होते हैं तो अगर उनको आप जोड़ोगे वो भी सतत होगा, अगर उनको आपस में घटाओगे तो भी सतत होगा, उनको आपस में गुणा करोगे तो भी सतत होगा, और उनको आपस में भाग दोगे तो भी सतत होगा। बस बट्टे वाला जो है वो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस रिजल्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा, लिमिट x का मान अगर 0 जाता है, साइन x बट्टे x का मान क्या होता है? 1। लिमिट x का मान अगर 0 की ओर टेंस कर रहा है तो साइन इनवर्स x बट्टे x का मान भी 1 होता है। लिमिट x की अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, 10x बट्टे x का मान भी 1 होता है। और लिमिट अगर x a की ओर टेंस कर रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर n बट्टे में x माइनस a किसके बराबर होता है? n-1 के बराबर होता है। ठीक, अवकलनीयता अगर हमें चेक करनी हो किसी बिंदु पर x बराबर a पर, ठीक है, अवकलनीय मतलब d बट्टे डी बस dx, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f डैश x। तो क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, a पे चेक करना है ना, फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बट्टे में h। ठीक है, तो अवकलनीयता क्या होता है कि LHD और RHD दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, LHD का निकालने का जो सूत्र होता है
मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस एच फंक्शन 0। अच्छा a पे चेक करना ना, a बट्टे में h होगा। और आर एच डी निकालने का जो सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस एच फंक्शन a बट्टे में h। इसमें माइनस लगता है, एलएचडी में यहाँ h की जगह माइनस लगता है और यहाँ प्लस में ही रहता है। अगर एलएचडी और आरएचडी दोनों बराबर होते हैं तो उस बिंदु पर वो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। अवकलज के दो नियम आपको याद रखना है। अगर दो फंक्शन के गुणे में है और उसका अवकलज करते हो तो नियम आपको पता ही होगा, कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा कि पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज होता है। अगर अंश बट्टे हर में है और उसका अवकलज करना है तो सूत्र क्या होता है, हर गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का वर्ग। ठीक है, ये जानते होगे। अवकलज के सूत्र है, अगर x की पावर n होता है तो सूत्र क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है। किसी कांस्टेंट का अवकलज करते हो तो डायरेक्ट 0 आ जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट भी है, जैसे अवकलज करना है, कांस्टेंट भी है और फंक्शन भी है तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स फंक्शन का अवकलज होगा। ठीक, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का अवकलज क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जो जो सी से स्टार्ट होता है उसके सामने नेगेटिव जरूर आता है, देख रहे हो अवकलज में नेगेटिव जरूर आता है, तो ये भी याद रखने का एक ट्रिक है। एक की पावर एक्स है, कांस्टेंट की पावर कोई अगर एक्स में आ जाए, जैसे सपोज करो 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, तो उसका सूत्र क्या होता है, जैसे 2 की पावर में साइन एक्स अगर आ जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, तो वो होता है ए की पावर एक्स वैसे का वैसा गुणे में लॉग ए, और जो भी पावर में रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, और e की पावर एक्स का अवकलज क्या होता है, e की पावर एक्स। ये सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा आ जाता है लॉग ए बेस पे एक्स अवकलज करना है तो इसका होता है 1 के बट्टे में एक्स लॉग ए बेस पे ई, सूत्र है ये। इसका यूज बहुत रेयर है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का होता है सिर्फ सब कुछ वही है, बस नेगेटिव सामने लग जाते हैं। टेन इनवर्स का क्या होता है अवकलज, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का वही होता है, बस नेगेटिव लग जाते हैं। शेक इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक का भी वही होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, बस यहाँ पर नेगेटिव लग जाते हैं, माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले है बेसिक जिनका हमें प्रश्नों में उपयोग करना होता है। लॉग एम गुणा एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। ठीक है, 3 होगा तो जैसे गुणे में आर होता है तो प्लस में आर लग जाता है, लॉग आर, जितने होंगे उतने जुड़ जाएंगे। लॉग एम बट्टा एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन पावर जो होता है वो सामने आ जाएगा, लॉग एम। लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, और सिर्फ ई का मान क्या होता है 2.73 के आसपास, सिर्फ ई का मान। लॉग ई की पावर एक्स एक्स के बराबर होता है। लॉग ए एम है तो इसको मैं बेस चेंज फॉर्मूला बोलता हूँ। लॉग बी हमने खुद से अज्यूम बनाया, लॉग बी ये एम ऊपर आ गया, लॉग बी ये ए पे जो बेस पे था वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये बेस चेंज के लिए फॉर्मूला हम उपयोग में लाते हैं। छठा जो चैप्टर है बच्चों, उसके लिए मैं देखो 2 टॉपिक हमारे पास, वर्धमान और ह्रासमान और मैक्सिमा और मिनिमा। वर्धमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो वर्धमान होता है, और एफ डैश एक्स का मान 0 से कम हो तो ह्रासमान होता है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए 2 विधि है, प्रथम अपकलज विधि, द्वितीय अपकलज विधि। तो इनको सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप प्रश्नावली के प्रश्नों को सीखो। ठीक है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन ही आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। दोनों टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, वर्धमान और ह्रासमान पे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर या फिर 8 नंबर का, बड़े नंबर का आएगा ही आएगा। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्री में। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जितना जल्दी लाइक शेयर करोगे आपको उतनी जल्दी पार्ट 2 जो बुक है, ये तो पार्ट 1 बुक है, पहली बुक के सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए,
और उतनी जल्दी मैं आपको दूसरी बुक के भी मैं सारे सूत्र एक जगह करा दूंगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।